डियर स्टूडेंट, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स इक्विलिब्रियम समष्टिगत आर्थिक साम्य को पढ़ेंगे, जो बीए फर्स्ट ईयर और बीए सेकंड ईयर दोनों में ही आता है। इसके अंतर्गत इक्विलिब्रियम यानी साम्य, अर्थव्यवस्था साम्य की स्थिति में कैसे होती है, कब आती है, क्या क्या समस्याएं खड़ी होती हैं, इसी के ऊपर आज पूरा ये टॉपिक है। क्योंकि ये टॉपिक बड़ा होने की वजह से इस टॉपिक को मैं दो भागों में बांटूंगा, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। इंट्रोडक्शन। इसके बाद मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। साम्य का अर्थ। साम्य का अर्थ गतिहीनता अथवा गति के अभाव से लगाया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में साम्य की गति का पूर्ण अभाव नहीं होता, क्योंकि यदि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में गति का पूर्ण अभाव हो जाए तो वह आर्थिक प्रणाली स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। अतः आर्थिक साम्य से गति का पूर्ण अभाव नहीं होता है। आर्थिक साम्य की आवश्यक शर्त यह है कि आर्थिक साम्य में गति होनी चाहिए, लेकिन इस गति की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत आता है समष्टिगत आर्थिक साम्य का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, समष्टिगत आर्थिक साम्य का अर्थ। समष्टिगत अर्थशास्त्र में साम्य से हमारा आशय सामान्य साम्य अथवा पूर्ण निकाय के साम्य से होता है। अतः जब अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र संतुलन यानी बैलेंस में रहते हैं तो उसे समष्टिगत आर्थिक साम्य कहते हैं। समष्टिगत आर्थिक साम्य का विश्लेषण किसी अर्थव्यवस्था में प्रमुख रूप से दो विधियों से किया जाता है। नंबर एक, आय का चक्रीय प्रभाव, सर्कुलर फॉलो ऑफ इनकम। सेकंड, राष्ट्रीय आय लेखांकन, नेशनल इनकम अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक, आय का चक्रीय प्रवाह। आय का चक्रीय प्रवाह व आर्थिक साम्य। आय के चक्रीय प्रवाह विश्लेषण द्वारा हम 2 क्षेत्रीय, 3 क्षेत्रीय व 4 क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समष्टिगत आर्थिक साम्य का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे
परिवारों तथा उत्पादकों फर्मों का परिवारों में भूमि, श्रम, पूंजी तथा फर्मों में व्यवसायी फर्मों का। सेकंड पॉइंट आता है राष्ट्रीय आय लेखांकन एवं आर्थिक साम्य, और इसके अंतर्गत किसी भी देश की उन क्रियाओं से संबद्ध आय तथा व्यय को लेखा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वह अर्थव्यवस्था के मूल ढांचे को व्यक्त करने वाले प्रवाह के नेटवर्क को प्रदर्शित करता है या नेटवर्क को प्रदर्शित करेगा। लेखा में आय तथा व्यय के ये प्रवाह सदैव मौद्रिक रूप से प्रदर्शित किए जाते हैं। राष्ट्रीय आय लेखांकन में मौद्रिक आयों का जोड़ मौद्रिक व्ययों के बराबर होता है, जिसे समष्टिगत आर्थिक साम्य कहा जाता है। कीन्स का समष्टिगत आर्थिक साम्य प्रोफेसर कीन्स का समष्टिगत आर्थिक साम्य प्रोफेसर कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में समष्टिगत स्थिति में साम्य, प्रोफेसर कीन्स ने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में साम्य को 3 रूपों में विभाजित किया है। फर्स्ट, समष्टिगत स्थैतिक में साम्य, यानी इक्विलिब्रियम इन मैक्रो स्टैटिक, इक्विलिब्रियम इन मैक्रो स्टैटिक। सेकेंड, तुलनात्मक समष्टिगत स्थिति। इक्विलिब्रियम in comparative static, comparative static। थर्ड, समष्टि प्रादैगिक में शामिल, समष्टि
प्रावैधिक में साम्य। इक्विलिब्रियम इन मैक्रो डायनामिक। ये 3 पार्टों में प्रोफेसर कीन्स ने इसे डिवाइड किया। प्रोफेसर कीन्स ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक दशा किस प्रकार साम्य में पहुंचती है। नेक्स्ट, समष्टिगत आर्थिक साम्य के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम। समष्टिगत आर्थिक साम्य के प्रकार। समष्टिगत आर्थिक साम्य के प्रकारों को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, स्थायी, अस्थायी एवं तटस्थ साम्य। स्थायी, अस्थायी एवं तटस्थ साम्य। सेकंड, सामान्य साम्य। थर्ड, अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन साम्य। फोर्थ, स्थैतिक एवं प्रावैधिक साम्य। इसको 4 भागों में विभाजित किया और फर्स्ट, स्थायी, अस्थायी एवं तटस्थ साम्य। और इसे समझने के लिए स्थायी साम्य क्या है, स्थायी साम्य या स्थायी संतुलन आर्थिक प्रणाली की उस स्थिति को सूचित करता है जिसमें
संतुलन के किसी कारण वश भंग होने पर कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हो जाती हैं जो उसे पुनः प्रारंभिक स्थिति में कर देती हैं। अस्थाई संतुलन उस स्थिति को व्यक्त करता है जिसमें कोई विघ्न जो संतुलन को भंग करता है तथा ऐसी शक्तियों को जन्म देता है कि आर्थिक प्रणाली संतुलन की प्रारंभिक से निरंतर दूर हट जाती है और एक नई साम्य स्थिति प्राप्त कर लेती है। तटस्थ संतुलन आर्थिक प्रणाली की उस दशा को कहते हैं जिसमें संतुलन एक बार भंग हो जाने पर अपनी पुरानी स्थिति पर नहीं लौटता बल्कि उसी स्तर पर रुककर स्थायी हो जाता है जिस पर सामने भंग होने के पश्चात वह पहुंचा था। प्रोफेसर शुम्पीटर ने संतुलन के संदर्भ में कहा, स्थिर संतुलन की कीमत वह कीमत है जिसे यदि थोड़ी सी मात्रा में भी बदल दिया जाए तो आर्थिक जगत में ऐसी शक्तियां कार्यशील हो जाती हैं जो उस मूल्य को पुनः प्रारंभिक स्थिति में कर देती है। तटस्थ मूल्य वह मूल्य है जिसके बदलने पर उक्त शक्तियां क्रियाशील नहीं होती। अस्थिर संतुलन मूल्य वह मूल्य है जिसके बदलने पर ऐसी शक्तियां जन्म लेती हैं जो मूल्य को संतुलन स्तर को दूर ही ले जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने एक कटोरी ली है या एक गिलास लिया है। इस गिलास के अंतर्गत एक कांच की गोली को डाल दिया। इस कांच के गिलास को जितना भी हिलाएंगे और हिलाने के बाद यह कांच की गोली उसके बिल्कुल नीचे ही रहती है तल पर। इसे हम स्थिर साम्य बोलते हैं। इसे स्थिर साम्य। नेक्स्ट अस्थिर साम्य। मान लीजिए ये गिलास है, इस गिलास के ऊपर ये कांच की गोली है। इस कांच की गोली को अगर मैं जरा सा भी टच करूंगा तो ये इधर भी गिर सकती है और इधर भी गिर सकती है, इसलिए इसे हम अस्थिर साम्य बोलते हैं। थर्ड, एक प्लेट ली है और इस प्लेट में एक कांच की गोली है। इस प्लेट में इस कांच की गोली को घुमाते हैं और घुमाने के बाद ये गोली किसी भी जगह पर रुक सकती है। किसी पर्टिकुलर एक निश्चित जगह पर नहीं रुकेगी बल्कि किसी भी जगह पर इस प्लेट में रुक सकती है, इसलिए इसे हम तटस्थ साम्य कहते हैं। ये और एग्जाम्पल। नेक्स्ट सामान्य साम्य।
सामान्य साम्य के अंतर्गत किसी एक इकाई, फर्म तथा उद्योग विशेष का अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करता है। प्रोफेसर स्टिगलर के शब्दों में सामान्य संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के सभी भागों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। इसका विशेष क्षेत्र बहुत व्यापक है और इसके अंतर्गत विशिष्ट साम्य की या विशिष्ट साम्य भी सम्मिलित होता है। सामान्य संतुलन देश की अर्थव्यवस्था में पाए जाने वाले सभी जीवों से संबंधित होता है, क्योंकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कार्यरत सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। एक अर्थव्यवस्था केवल उस समय सामान्य की स्थिति में होती है जब सब उपभोक्ता, सब फर्में, सब उद्योग और सब साधन एक साथ साम्य की स्थिति में होते हैं और वस्तु तथा साधन की कीमतों के माध्यम से परस्पर जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। सामान्य संतुलन की विधियां। अब यहाँ बात आती है कि सामान्य संतुलन की विधियां क्या है। सामान्य संतुलन की विधियां। सामान्य संतुलन की दो विधियां होती हैं। नंबर 1 वालरस समीकरण विधि। वालरस समीकरण विधि। सेकंड आधा प्रदा विश्लेषण। ये दो विधियां हैं। वालरस समीकरण विधि, इस विधि के अंतर्गत अथवा ये कहें कि वालरस ने समीकरण की एक व्यवस्था निर्मित करके सामान्य साम्य की स्थिति पर प्रकाश डाला है। सर्वप्रथम उन्होंने वस्तुओं और साधनों के बाजार का अंतर बताया। उनका मत है कि वस्तु बाजार में उपभोक्ता उन वस्तुओं की मांग करता है जिनकी पूर्ति व्यवसायिक फर्मों द्वारा की जाती है। साधनों के बाजार में परिवारों द्वारा व्यवसायिक फर्मों की भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध आदि की पूर्ति की जाती है, जिसके फलस्वरूप उन परिवारों को पारिश्रमिक प्राप्त होती है। यह आय ही फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की खरीद पर व्यय कर दी जाती है। इस प्रकार
बालरस का मॉडल आर्थिक चरों के मध्य परस्पर निर्भरता का निरूपण करता है। इस विधि में विभिन्न इकाइयों की परस्पर निर्भरता को समीकरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अगर प्रोफेसर बालरस का समीकरण विधि को पढ़ा जाए तो इसका एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उस चैप्टर को अगर आप लोग सभी क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, मैं इस चैप्टर का बालरस समीकरण विधि का पूरा वीडियो आपको बना करके अलग से दूंगा। नेक्स्ट, आधा प्रदा विश्लेषण। आधा प्रदा विश्लेषण यानी इस विश्लेषण में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर वेस्ली लियोनतीफ ने आधा प्रदा विश्लेषण दिया। उन्होंने इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था की परस्पर निर्भरताओं तथा जटिलताओं को समझने के लिए अंततः उद्योग संबंधों का विश्लेषण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि समस्त अर्थव्यवस्था में औद्योगिक अंतः संबंध और अंतः निर्भरताएं होती हैं। एक उद्योग ही आधा दूसरे उद्योग की प्रदा होती है और विलोम सह भी। इस आधा प्रदा विश्लेषण का भी एक पूरा अध्याय है। अगर आप लोग इसको भी क्लियर करना चाहते हैं या इसे पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसके लिए भी लिखें, मैं इसके लिए भी एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। इसके बाद हम आते हैं अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम। अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम। इसके प्रतिपादक डॉक्टर अल्फ्रेड मार्शल हैं, जिन्होंने इसकी व्याख्या व्यष्टिगत अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत सर्वप्रथम कीमत निर्धारण में साम्य स्तर यानी सर्वप्रथम कीमत निर्धारण में समय स्तर टाइम एलिमेंट के रूप में की थी। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत अल्पकालीन व दीर्घकालीन साम्य का विश्लेषण सर्वप्रथम जॉन मेनार्ड कीन्स तथा सर रॉय हेरोड द्वारा किया गया। अल्पकालीन साम्य प्रोफेसर कीन्स का संपूर्ण अर्थशास्त्र अल्पकाल की धारणा पर आधारित है, क्योंकि उनका यह मानना है कि दीर्घकाल में हम सभी मर जाते हैं,
कीन्स के प्रभाव अनुमान का सिद्धांत अल्पकालीन साम्य का उदाहरण है, जिसे उन्होंने अल्प रोजगार साम्य अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहा है। सेकंड, दीर्घकालीन साम्य। दीर्घकालीन साम्य न तो क्षणिक होता है और न ही एक निश्चित समय बिंदु तक बना रहता है, बल्कि यह एक अल्पकाल की लंबी श्रृंखला तक बना रहता है। प्रोफेसर हेरोल्ड का विकास मॉडल दीर्घकालीन साम्य यानी लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम से संबंधित है, जिसमें वास्तविक विकास दर रियल ग्रोथ रेट, जिसे मैं जी से रिप्रेजेंट करता हूं, प्राकृतिक विकास दर नेचुरल ग्रोथ रेट, जिसे हम जी एल से रिप्रेजेंट करते हैं, उपयुक्त विकास दर वारंटेड ग्रोथ रेट, जिसे जी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा कोई अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक साम्य अवस्था को तब प्राप्त हो सकती है यदि जी इजिकल टू जी डब्ल्यू इजिकल टू जी एन, अर्थात विकास की तीनों दरें समान होती हैं तो अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक स्थायित्व प्राप्त कर लेती है। अब सेकंड पार्ट में मैं आपको और अलग से जो इसका आधा पार्ट है उसे अलग से डिफाइन करूंगा। ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ने के लिए मिलेंगे। आप वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, थैंक यू।